नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई के द्वारा बहुचर्चित और विवादों से घिरी कहानी लिहाफ। लिहाफ कहानी को जिसने भी पढ़ा वो इसका मुरीद बन गया। कहानी के संवादों को इस्मत चुगताई ने बहुत ही बखूबी लिखा है। इस कहानी को 1942 में अदाबे लिहाफ में पहली बार छापा गया था, जिसके बाद इस्मत चुगताई को कोर्ट केस भी लड़ना पड़ गया था और उस कोर्ट केस में इनकी जीत हो गई थी। लिहाफ को हिंदुस्तानी साहित्य में लेस्बियन प्यार की पहली कहानी माना जाता है। तो चलिए आज सुनते हैं बहुचर्चित और विवादित कहानी लिहाफ। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास ही दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह घूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रुआम अंग्रेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रुमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कम्बल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी। जब उस उम्र में मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि जब अम्मा आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भिड़ ना सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर निहायत नेक। कभी कोई रंडी या फिर बाजारी औरत उनके यहाँ नजर ना आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उनके एक निहायत अजीबोगरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है। बटेर लगाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के, जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वे उन्हें केवल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उसकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब एक नवाब की बेगम बनकर आई और झपर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरग्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दीवारों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब से वो मन्नतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वह इल्म की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ न मिला। इशिकिया नॉवेल और जज्बाती अशवार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हरसत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा लत्ता पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत कि शबनबी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और ना वे उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सबके सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निकलने, जाड़ों का साजो सामान बनवाने आ मरते हैं, और वो बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती।
हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उसे जिंदा रखने के लिए काफी हो। वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से बेगम जान की जिंदगी में झलक आई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो 40-42 की होंगी। ओह, किस शान से वो मनसद पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ में लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक रूंदे रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से ही उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी न देखी। क्या मजाल जो एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी, आंखें जरा तनी हुई थीं, भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे जियाद जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जजीबे नज़र चीज थी, यह उनके होठ थे। अमूमन वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठ पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपटिए पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफ़ेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टांगे लगा दिए हों। अमूमन वो अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए किसोसती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडोल कमर, तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजाना भी जिंदगी की ज़रूरत में से एक था, बल्कि शायद ज़रूरियात जिंदगी से भी ज़्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनके छपर खट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सिर और कभी जिस्म के और किसी दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या फिर मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़ गल के ख़त्म हो जाए। और फिर वो रोज रोज की मालिश काफ़ी नहीं थी। जिस रोज बेगम नहाती थी, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। अमूमन सिर्फ रब्बो ही रही, बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती दरवाजे पर से ही ज़रूरत की चीज़ें दे देती थी। बात यह थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं है, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, अगर कोई जिल्द के अंदर बीमारी हो तो खैर नहीं भी। ये डॉक्टर तो मुझे पागल है। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है, अल्लाह रखे, खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुराकर कहती, महीन महीन नज़रों से बेगम जान को घूरती। ओह ये रब्बो, जितनी वो बेगम जान गोरी थी उतनी ही वो काली, जितनी बेगम जान सफ़ेद थी उतनी ही ये सुर्ख, बस जैसे तपाया हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग, कटा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। कभी कमर पर तो वह लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहाँ से रपटे रानी पर और फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं तो जब कभी बेगम जान के पास बैठती यही देखती रहती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती,
गहरे रंग के पजामे और सफ़ेद झाग से कुर्ते और पंखा भी चलता हो, फिर भी वो हल्की दुराई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती डुलती बहुत कम थी। कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस। रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ सोती भी थी। रब्बो और बेगम जान आम जलसों में मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू की मौज थी। जहां उन दोनों का जिक्र आया वहां कह कहे उठे। लोग ना जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती जुलती न थी। वहाँ तो बस वह थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी। इसीलिए वो हफ्ता भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई। और मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपर खट में लगा छोटी सी पलंगी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान चांस खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी और उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में खूब अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया। लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो जाओ, बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे किसी आवाज में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा। मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यालमू माबीन पर हर दफ़ा आकर अटक गई। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसर पुसर करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज़ आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नज़ारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठकर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझे भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल ही न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंखें खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपर खट पर ही तय हो रहा था। और मेरी खाक समझ में न आया कि फैसला क्या हुआ। रब्बो हिचकियाँ लेकर रोई और बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाज़ें आने लगी। मैं घबराकर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वह बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही न था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर ना जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने ही ना आता। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान ना जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें न भाता था। उन्होंने खाना भी न खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूँ। मैंने ताश के पत्ते रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पीकर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद कर दो, बेगम जान बोली। इधर है, जरा शाने से नीचे। हाँ वहीं भाई, वाह वाह।
वह शुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी और इधर हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वह मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ ओई, तुम तो गुदगुदी करती हो। वह हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ अब मैं? बच्चा नहीं तो और क्या, बूढ़ी हो गई हो? वह हंसी। गुड़िया नहीं तो बनवा लेना कपड़े, पहनना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वो मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुआ के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सील लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़ा दे गई हैं, वो लाल कपड़े से नहीं बनवाऊंगी, चमारो जैसा लगता है। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ। बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचे डालती है। बेगम जान शरारत में मुस्कुराई और झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सिर रखकर लेटा लिया। अब है, कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने मेरी पसलियां गिनना शुरू किया। मैं भुनभुनाई। ओए ओए, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गरम बनियान भी नहीं पहन रखा तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वह भी उटपटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा कि वहां से भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वचनी हो गए। ऊपर के होठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रहे थे। उनके हाथ ठंडे थे मगर नरम नरम, जैसे उन पर ही खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारके के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गरे बांध के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से दहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वह मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बहलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूतवा सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रोका जाए। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बद रौनक सा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब वे मरी और उठकर वहां से सरपट भागी। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ के सो गई, मगर नींद कहाँ। चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे, और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है, तो ये बेगम जान मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या फिर कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी न्यूमोनिया में। लड़की, क्या मेरा सिर मुड़वाएगी? जो कुछ हो गया और आफत आएगी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलपची से धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी दे देना। वह तौलिया से मुंह खुश करके बोली। मैं जरा कपड़े बदल लूँ। वह कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा।
मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला लड़के क्या शेर चीते हैं जो निकल जाएंगे उनकी लाडली को। और लड़के भी कौन, खुद के भाई और 2-4 सड़े सड़ाए जरा जरा से उसके दोस्त। मगर नहीं, वह तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल। और यहाँ बेगम जान की दहशत। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां न टिकती, मगर लाचार थी। मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखकर बैठी रही। कपड़े बदल 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने और भी उन्हें अंगार बना दिया। और वह चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खली की तरह फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ मैया मारेगी चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो उसने थोड़ी देर पहले पहना हुआ था टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार हो गया। और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़े न देखा था झाड़ झंखाड़ हो गया। वो चिल्लाने लगी, मैं रपटी बाहर। बड़े जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा। और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर फट खच रहा था। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लौट मचाई और मेरा रुआं रुआं कांप उठा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मज़ेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, यह बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मुई तो सदा की चट्टू है। जरूर यह तर माल उड़ा रही है। मैंने नथुने फुलाकर सूं सूं हवा को सूंघा, मगर सिवाय अतर, संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी लेटी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरच गई। मालूम होता था गो गो करके कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है और अब उछलकर मेरे ऊपर आया। मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबा दिया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ाब से अपने बिछौने में। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी लिहाफ। कहानी और मेरा प्रयास अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।